हाय एवरीवन, मेरा नाम पलक सिंह है और यूट्यूब पे ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में मैंने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर को वन शॉट में पढ़ाने की कोशिश की है। और ये नोट्स मेरा खुद का है और काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रिस्प नॉलेज है, बिल्कुल भी एक एक पॉइंट कवर किया है एनसीईआरटी का। और ये जो चैनल होने वाला है वो एक एजुकेशनल चैनल होने वाला है, और इसमें मैं कोशिश करूँगी बायो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ा सकूँ। सो या लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो द चैप्टर नेम इज़ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया में जो इकोलॉजी है उसके फादर फादर थे रामदेव मिश्रा। और जो इंडिया में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एक्ट आया वो 1984 में आया। उसके बाद एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इकोलॉजी को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। ओके, उसके बाद बायोम क्या होता है और मतलब इंडिया में कितने तरह के बायोम्स हैं। तो बायोम्स इज़ नथिंग बट इट्स लाइक कि व्हाट्स द हैबिटेट इन अ पार्टिकुलर एरिया। तो जैसे कि जैसे इंडिया को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी कोस्ट और भी बहुत सारे बायोम्स इंडिया में हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बायोम्स बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो आता है नीच। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, बट मैं बताती हूँ। इसको बोलते हैं हैबिटेट और स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एक एक कोई पार्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसका हैबिटेट क्या है, इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं नीच। उसके बाद दिया हुआ है एबायोटिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है आपका टेम्परेचर। और ये इकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है इक्वेटर पे ज़्यादा सनलाइट होता है, तो वहाँ पे इक्वेटर पे टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर आप प्लेन से माउंटेन की तरफ जाएंगे तो माउंटेन में तो आपको भी पता है टेम्परेचर डिक्रीज करता है। उसके बाद है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। जैसे कि आप समुद्र के बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आपका क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स के देकर एनसीईआरटी ने समझाया है, जैसे कि आप ले लीजिए मैंगो। तो वो मैंगो ऐसा मतलब वो है कि वो सिर्फ आप चाहेंगे कि आप टेम्परेट कंट्रीज़ में मैंगो उगा लें तो वो नहीं हो पाएगा। इसमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी फल है, कोई भी आप वो है तो वो टेम्परेचर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे स्नो लिपर्ड है, तो वो केरला में कभी पाया ही नहीं जा सकता है। जैसे ट्यूना फिश है, वो सिर्फ टेम्परेट रीजन में वो मतलब आप हम उसको देख सकते हैं ट्यूना फिश को। अगर हम चाहें कि इक्वेटर पे ट्यूना फिश मिल जाए तो वो नहीं मिल सकती। सो यू डोंट हैव टू लर्न दिस। ओनली टू इट्स गिवन ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर में जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 टर्म आता है जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है, वो एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। तो वो हो जाता है स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल। स्टीनोथर्मल वैसे एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत कम रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं। और यूरीथर्मल वैसे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म जो आता है वो है वाटर। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर जो है वो है आपका वाटर। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब ये टेम्परेचर के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, जो जैसे पानी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बताया गया एनसीईआरटी में, जैसे इनलैंड वाटर, सी वाटर, हाइपर सलाइन। तो इनलैंड वाटर में क्या होता है कि 5 से कम होता है, सी में 30-35 होता है। हाइपर सलाइन मतलब तो होता ही, आपको पता है कि वो वहाँ पे साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो 100 भी पार कर जाता है।
अब जैसे कि हमने टेम्परेचर में बाँटा था 2 टर्म, जैसे स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल, वैसे ही हम लोग वाटर में भी इसको जैसे साल्ट कॉन्सन्ट्रेशन के बेसिस पे इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टीनोहलाइन एंड यूरीहलाइन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टीनोहलाइन जो कि बहुत ज़्यादा कम सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाता है, ठीक है? जैसे कोई ऑर्गेनिज़्म है और वो आप उसको बहुत ज़्यादा नमक वाले पानी में, बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर में आप रख देंगे, तो वो हो सकता है वो डेथ कर जाए, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्टीनोहलाइन है, क्योंकि वो ज़्यादा रेंज को मतलब टॉलरेट कर ही नहीं सकता। उसके बाद आता है आपका यूरीहलाइन। वो ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ वाटर को, रेंज ऑफ मतलब सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में वो सब कवर कर दूँ। उसके बाद है जो थर्ड आपका ये बायोटिक फैक्टर है, वो लाइट है। तो लाइट क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जितने भी प्लांट्स करते हैं तो लाइट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब जैसे आप ओशियंस में जाएँ तो 500 मीटर के बाद आपको लाइट देखने को नहीं मिलता है, वहाँ बिल्कुल डार्क हो जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि अगर उतने नीचे लाइट्स नहीं होता और ऑर्गेनिजम्स तो वहाँ पे एनिमल्स भी और ये सब तो होते ही हैं, तो आखिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? सो ये भी एक सवाल है और इसका तो मुझे भी नहीं पता, बट मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो फोर्थ मतलब एबायोटिक फैक्टर है वो है सॉइल, ठीक है? और सॉइल का कुछ दिया हुआ है कि जैसे सॉइल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे सबसे पहले हो जाएगा क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, और जो सॉइल बन रहा है क्या वो सेडिमेंट्री है या फिर ट्रांसपोर्टेड है, या फिर उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ये सब फैक्टर्स पे सॉइल डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉइल होगा, सैंडी सॉइल होगा या क्ले सॉइल होगा, क्योंकि सॉइल में भी बहुत सारा टाइप होता है। तो वो सारे सॉइल किस फैक्टर से डिपेंड करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, और क्या वो सेडिमेंट्री है, ट्रांसपोर्टेड है, या फिर डेवलपमेंट उसका किस तरीके से हुआ है। इन सब फैक्टर पे सॉइल डिपेंड करता है। और सॉइल जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक होता है, जैसे सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकता है। तो जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि हो जाएगा सॉइल कॉम्पोजिशन और ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन। तो जैसे अगर मतलब सॉइल का साइज मतलब काफ़ी छोटा छोटा है, तो हो सकता है वो पानी ज़्यादा होल्ड ना करे। और वो सॉइल का कंपोजिशन कैसा है, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो सॉइल कितना पानी होल्ड करके रख सकता है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है कि वो है वेजिटेशन। जैसे कोई वेजिटेशन है, जैसे मान लीजिए कोई कहीं फॉरेस्ट उग रहा है, ठीक है? तो वो किन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, वहाँ का पीएच मतलब कि वहाँ का वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, इन सारे फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है वेजिटेशन कि वहाँ का मतलब वहाँ पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, वो सारा इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, सो पहले हमने एबायोटिक फैक्टर्स देखा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है? तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स भी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है बर्थ रेट, ठीक है? बर्थ रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक टाइम पीरियड पे एक किसी पार्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा बर्थ हुए हैं, और उसको डिवाइड कर दीजिए ओरिजिनल पॉपुलेशन से। सो पहले कितना था और कितना ज़्यादा बर्थ हो गया, सो उसको हम लोग बर्थ रेट बोलते हैं, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, ठीक है? उसके बाद आता है डेथ रेट। डेथ रेट को डी से डिनोट करते हैं, और वहाँ इसका भी सेम ही है कि जैसे एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे और एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा डेथ्स हुए हैं, ठीक है? और उसको ओरिजिनल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा आपका डेथ रेट, ओके? सो आई एम टर्निंग द पेज ओवर। एंड द एंड द थर्ड डिवीज़न इज सेक्स रेशियो। सो हमने पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने 2 आपको पढ़ाया, सबसे पहले बर्थ रेट, एंड सेकंड इज डेथ रेट, एंड द थर्ड इज सेक्स रेशियो। सो जैसे कि आप
किसी जगह रह रहे हैं पार्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे कितने फीमेल्स हैं पर 1000 मेल, इसको आप बोलेंगे कि ये सेक्स रेशियो है। हम सेक्स रेशियो बताने की कोशिश करते हैं ना, जैसे स्कूल में भी या फिर अपने क्लासरूम में कि इस क्लास में 70 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं, सो ये हम एक सेक्स रेशियो बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर आप उसको बोल सकते हैं एज पिरामिड, जिससे कि हमें पता चले कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है, और मतलब एज, एज जिससे इस एट्रीब्यूट से हमें मेनली एज का पता चलता है। जैसे कि आप इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो आप इस इन तीनों फिगर को आप देख के ही आपको समझ जाना है कि ये क्या बात हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले एक्सपेंडिंग, यहाँ पे देखिए जो सबसे नीचे है उस पे उसको हम लोग डिनोट करते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और जो उसके बाद का जो मिडिल पार्ट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं रिप्रोडक्टिव से, और जो सबसे ऊपर आता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव से। सो प्री रिप्रोडक्टिव में जैसे सारे बच्चे आ जाएंगे जो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, और जो बीच में है रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव में वो आ जाएंगे आपके 18 टू 30 के बीच के लोग, जो मिडिएवल जिनका एज होता है, जो कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट ग्रुप है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो मतलब रिप्रोडक्शन जो अभी मतलब जिनका हो गया है, और जो रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, जैसे बूढ़े लोग आ जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, जो अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये तीनों आपको टर्म ध्यान में रखना है कि नीचे क्या है, बीच में क्या है, और सबसे ऊपर क्या है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे नीचे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव में अगर ऐसे है, और ये देखिए एक तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक्सपेंड कर रहा है, तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हो जाएगा, कि मतलब यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, मिडिल एज वाले थोड़े कम हैं, और पोस्ट बूढ़े लोग उससे भी कम है। तो ये ज़्यादा मतलब ये कैसे पॉपुलेशन हो गई कि ये पॉपुलेशन एक्सपेंड करिए जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हों। और देखिए उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है स्टेबल। स्टेबल में क्या होता है कि आप देखिए कि यहाँ पे स्टेबल है, ज़्यादा मतलब घट नहीं रहा है पॉपुलेशन, जैसे जितने प्री रिप्रोडक्टिव हैं, रिप्रोडक्टिव भी कुछ उतने ही है, ठीक है। सो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है पॉपुलेशन। जो लास्ट आता है वो है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग को भी आप देख के समझ जाएंगे कि ये नीचे की तरफ भी ऐसे कम होते जा रहा है, और ऊपर की तरफ भी कम होते जा रहा है। तो जहाँ पे बच्चे ही कम हो, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव जो मेन लाइक 1 to 17 18 के एज के बच्चे होते हैं वही कम है। तो यहाँ पे तो जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है, सो इसको बोल देंगे डिक्लाइनिंग। सो मेनली व्हाट आई वांट टू टेल यू कि 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। सबसे पहला हो जाएगा एक्सपेंडिंग, दूसरा हो जाएगा स्टेबल, और थर्ड हो जाएगा डिक्लाइनिंग। और ये फिगर से आप, अगर आपको आ जाए एग्जाम में, तो आप फिगर से इसको बता सकते हैं। एक्सपेंडिंग वाला ऐसे बढ़ रहा होगा, स्टेबल वाला तो बढ़ नहीं रहा होगा, ऐसे वो स्टेबल होगा। दो जो नीचे का दो आप देख के समझ जाएंगे, दोनों सेम ही लग रहा होगा आपको। और जो थर्ड है वो है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का आप देख के ही समझ जाएंगे कि ऊपर भी ऐसे डिक्लाइन कर रहा होगा और नीचे भी डिक्लाइन कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, सो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं, और ये मैंने नोट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प बनाया है, ताकि सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाए और कुछ छूटे भी ना, और जल्दी हो जाए। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन नहीं, सबसे पहले आपको बताते हैं हम नेटालिटी। नेटालिटी क्या होता है, पहले हमने पढ़ा बर्थ रेट, वो जिसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, बट नेटालिटी को हम लोग बड़े वाले बी से डिनोट करते हैं, और ये है नंबर ऑफ बर्थ्स। तो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नेटालिटी का मतलब होता है सिर्फ बर्थ, जैसे एक पार्टिकुलर एरिया में कितना बर्थ हुआ वो नेटालिटी हो गया। और जैसे पीछे मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया बर्थ रेट। तो बर्थ रेट नंबर ऑफ बर्थ बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये छोटा वाला बी से आप बर्थ रेट डोनेट करते हैं, और यहाँ पे बड़े वाले बी से आप सिर्फ बर्थ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉपुलेशन है और वहाँ पे बर्थ हो रहा है, तो वहाँ पे तो ऐड होगा ना, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उसको हमने कैसे दिखाया है, प्लस साइन से दिखाया है। उसके बाद है मोर्टालिटी। मोर्टालिटी को हम लोग बड़े वाले डी से डिनोट करेंगे, कैपिटल डी से, और वो होता है नंबर ऑफ़ डेथ्स। तो अगर किसी एरिया में डेथ हो रहा है तो पॉपुलेशन वहाँ पे तो घट जाएगा, तो उसको हमने दिखाया है माइनस साइन से। उसके बाद है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में जैसे कितने लोग कहीं से
मतलब जैसे कुछ इंडिविजुअल्स हैं, वो पहले रहते थे मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में, और वो वहाँ से आके मूव कर गए बिहार में। तो बिहार में तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है? तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। जो आप कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, वो इमिग्रेशन है। उससे भी आपका क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जैसे किसी एरिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो उसको भी आप दिखाएंगे प्लस साइन से। और उसके बाद हो गया इमिग्रेशन। तो आपको इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये ई से डिनोट, यहाँ पे इमिग्रेशन हो जाएगा, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पे आई से इमिग्रेशन, जो आप कहीं से कहीं आते हैं तो वो इमिग्रेशन वो ऐड हो जाता है। और इमिग्रेशन जब आप कहीं से कहीं और चले जाते हैं, जैसे मैं बिहार से हूँ और मैं यूपी में चली गई, तो यहाँ पे तो मैंने एमिग्रेट कर दिया, तो एमिग्रेट इसको डिनोट करेंगे आप बड़े वाले ई से। और यहाँ पे जैसे कोई इंडिविजुअल है, इसका मतलब यही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह चला गया छोड़ के, तो वो क्या हुआ होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन उसका डिक्रीज कर जाएगा, और उसको हम डिनोट करेंगे निगेटिव से, ठीक है? और उसके बाद जैसे आता है, अब पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे डिनोट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी टाइम पीरियड है, जैसे किसी टी टाइम पे कोई जो आपका पॉपुलेशन है वो एन टी है, ठीक है? इसको मैंने ऐसे डिनोट किया। और आप मान लीजिए किसी दूसरे टाइम पे T+1 टाइम पे आपको पॉपुलेशन जानना है, पॉपुलेशन डेंसिटी जानना है कि इस टाइम अब पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। तो N T+1 पे जैसे पहले वाला पॉपुलेशन आप ऐड करेंगे, और देखिए यहाँ पे बर्थ मतलब नेटालिटी और मोटालिटी को ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, नहीं देखिए यहाँ पे बर्थ और इमिग्रेशन, जैसे ये नेटालिटी और इमिग्रेशन, इससे आप ऐड कर देंगे B+I को। सो वो ऐड हो रहा है, जो चीज़ ऐड हो रहा है आप उसको ऐड कर देंगे, जो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है उसको ऐड करेंगे, और जो पॉपुलेशन घटा रहा है उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि इमिग्रेशन, जब आप कहीं से कहीं चले जाते हैं उससे आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है, कोई मर जाता है तो उससे भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है, तो वो आप वहाँ पे घटा देंगे। सो बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन है, जो कि आपको इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, और या फिर आपको ऐसे सिंपल पूछ भी सकता है ऑप्शन में देकर, ऐसे आपको कंफ्यूज करके। सो बिल्कुल ये ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करना है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि जैसे N T+1 पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T है, और NT पॉपुलेशन एट टाइम T है, ये ओरिजिनल टाइम है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स दो होता है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कि जब आपका रिसोर्स अनलिमिटेड हो, जैसे मान लीजिए आपको मैं बहुत ज़्यादा खाना दे दूँ खाने के लिए, ठीक है? और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोथ मॉडल्स। सो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में मैं अगर आपको बोलूँ कि जैसे आपको रिसोर्स बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड दे दूँ, खाने के लिए बहुत सारा सामान दे दूँ, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप चाहेंगे तो आप जैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। जब आपके पास खाने के लिए अनलिमिटेड होगा रिसोर्स, तो आप तो उसको खा खा के बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है वो उसका ग्राफ है और कुछ इक्वेशन है। सो ग्राफ देखिए, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो जे शेप्ड कर्व का ग्राफ आता है, और इधर हम लोग वाई एक्सिस पे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को दिखाते हैं, ठीक है? उसके बाद जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसका इक्वेशन, जैसे कि dN/dt मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, हम लोग रेट को दिखा रहे हैं, और इसमें हम लोग को क्या करना है, बर्थ माइनस डेथ कर देना है, ठीक है? बर्थ माइनस डेथ इंटू नेटालिटी, इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है? पॉपुलेशन डेंसिटी, और B-D को ही हम R बोलते हैं। सो dN/dt इज इक्वल टू RN, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है। और जो R है यहाँ पे वो बर्थ माइनस डेथ है, ठीक है? बर्थ माइनस डेथ, कितना बर्थ हुआ और उसमें कितना डेथ हो गया उसको माइनस कर देंगे तो आपका आर निकल जाएगा। आर को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचर इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है नेचर में। सो पहले जितना बर्थ हुआ और जितना डेथ हो गया तो उतना ही इंक्रीज हो रहा है, उसको आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है डेंसिटी से। सो आपका डेंसिटी रेट निकल जाएगा, ठीक है? और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये लॉग फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं NB=N0 ERT। इस पे तो आपको कुछ न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं वैसे, बस आपको ये ध्यान में ये दोनों इक्वेशन को रखना है, और ये कर्व को आपको बिल्कुल याद करके रखना है। उसके बाद आते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ
कुछ जैसे नॉर्वे रैट, फ्लोर बीटल्स, ह्यूमन्स का यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक रेट दिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आपको बस देख लेना है। जैसे नॉर्वे रैट का 0.015 होता है, फ्लोर बीटल का 0.12 होता है, ह्यूमन्स का 0.0205 होता है, ठीक है। जो ग्रोथ मॉडल है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो हम लोग होता है ना रियल में बात करते हैं, जो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खाने को, मतलब रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं, यहाँ पे रिसोर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है। जो रिसोर्स है आपका लिमिटेड है, और ये रियलिस्टिक है। ये तो जो हमने अभी एक्सपोनेंशियल पढ़ा ऊपर, वो तो अनरियलिस्टिक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता नेचर में आपको बहुत ज़्यादा खाने के लिए रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं खाने पीने के, जितने भी जो कुछ भी है, वो तो हमारे पास लिमिटेड ही है। तो वो हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में आपका आ जाएगा DN/DT। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऊपर जो हमने पढ़ा DN/DT RN, यहाँ पे बस आपको एक ऐड कर देना है K-N/K, ठीक है। और ये K क्या है मैं आपको बताती हूँ। K क्या है? K यहाँ पे है, K है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। जैसे कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम लाइफ दैट हैबिटेट कैन सपोर्ट। एक एक जैसे कोई हैबिटेट है, वहाँ पे कितने लाइफ हो सकते हैं, मैक्सिमम लाइफ, उसी को हम लोग कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। सो इस इक्वेशन को आपको बिल्कुल याद करना है लॉजिस्टिक ग्रोथ का। DN/DT इज इक्वल टू RN K-N/K, ठीक है। इसको बिल्कुल याद करना है। और इसका कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो कर्व आता है वो सिग्मोइड कर्व आता है। जो हमने पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ा, उसका कर्व जे शेप्ड था, और जो लॉजिस्टिक अभी हम पढ़ रहे हैं उसका कर्व क्या है, देख लीजिए, सिग्मोइड कर्व है। पहले ऐसे बढ़ रहा है और एक टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जा रहा है। सो इस कर्व को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो कर्व आएगा वो आपका आ जाएगा लैग फेज। लैग फेज क्या होता है? इंक्रीज करता है। यहाँ पे रिसोर्स आपको रिसोर्स मिल रहा है, आप अच्छा खासा खा रहे हैं, और आपका ग्रोथ हो रहा है, तो वो हो जाएगा लैग फेज। फिर उसके बाद एक एक फेज आता है जिसको बोलते हैं फेज ऑफ एक्सक्लेरेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, ठीक है, ये जो मिडिल वाला पार्ट है। फिर जो आता है थर्ड पार्ट, वो आता है क्या है, डिसलरेशन फेज। मतलब थोड़ा सा वहाँ पे आपका ग्रोथ अब क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और फिर एक ऐसा फेज आएगा कि आप उस फेज को आप लोग बोलेंगे एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट मतलब वहाँ पे आपका ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा। मतलब आप कितना भी रिसोर्स दें और आपका अब ग्रोथ होगा ही नहीं, वो कांस्टेंट हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। तो इस वाले ही पार्ट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब हो गया कि वो मैक्सिमम है, अब उससे ज़्यादा लाइफ वहाँ पे हो ही नहीं सकता। आप कितना भी रिसोर्स दे दें तो वो मैक्सिमम हो गया, अब वो कांस्टेंट हो जाएगा। आप कितना भी रिसोर्स दें वो हो ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता। तो इस जो ग्रोथ मॉडल को हम लोग वर्हॉल्स पियर्स लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो रिस्पॉन्स टू एबार्टिक फैक्टर है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, और मैं समझाने का कोशिश करती हूँ। सो इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये ग्राफ को मैं बाद में समझाऊंगी। उसके बाद 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका रेगुलेट। रेगुलेट क्या हो जाएगा, जैसे कि वैसे एनिमल्स जो खुद को रेगुलेट कर देते हैं, मतलब आउटर मतलब आउटर टेम्परेचर कितना भी हो, लेकिन हम खुद को रेगुलेट कर लेते हैं। जैसे कि हम खुद हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, लेकिन हम अपने बॉडी का टेम्परेचर कोशिश करते हैं कि 37 डिग्री मेंटेन रहे। तो जितने भी बर्ड्स हो जाएंगे और जितने भी मैमल्स हो जाएंगे, वो सारे रेगुलेटर्स होते हैं। मतलब बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हो, लेकिन हम फिर भी अपने आप को रेगुलेट करके हम अपना टेम्परेचर 37 ही रखने की कोशिश करते हैं। सो हम बाहर के टेम्परेचर से खुद के बॉडी का टेम्परेचर को मतलब अफेक्ट नहीं होने देते हैं। और जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे वो सब रेगुलेट में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हम लोग गर्मी में क्या करते हैं, हमें पसीना होने लगता है, हम स्वीटनिंग करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि हम स्वीटनिंग करने से हमें कूलिंग महसूस होता है। सो बाहर अगर बहुत ज़्यादा समर है, सो हम उसमें स्वीटनिंग करने लगते हैं। सो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। जैसे ठंडियों में हम बहुत ज़्यादा सीवर करने लगते हैं, काँपने लगते हैं, वो एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और आप ठंडी में थोड़ा गर्मी महसूस करने लगते हैं सिवर करके, मतलब काँप काँप के, ठीक है। सो वो रेगुलेटर का एक
इम्पॉर्टेंट वो हो गया, जैसे एग्जांपल में आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कन्फर्म। कन्फर्म में आ जाएगा जैसे 99% जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में और एनिमल्स हैं, वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर सकते। होम्योस्टेटिस मतलब कि बाहर के टेम्परेचर, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, सो जो एनिमल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनका भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और या फिर अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया तो उनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, और इस कंडीशन में तो उनकी डेथ हो जाएगी। सो कन्फॉर्मर्स, अगर उनके साथ अगर टेम्परेचर अगर बाहर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, सो उनकी डेथ भी हो सकती है ऐसे कंडीशन में। सो इसका लिखा हुआ है, दे चेंज इंटरनल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट बढ़ रहा है सो उनका भी बढ़ जाएगा, इन्वायरमेंट घट रहा है तो उनका भी घट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है, जैसे हीट लॉस और गेन है, वो एक सरफेस का फंक्शन है। अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा मतलब वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो उसका जो लॉस और गेन है तो वो भी तो बढ़ जाएगा ना। जैसे कोई हाथी है, वो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हीट को लॉस कर पाएगा या ज़्यादा हीट को गेन कर पाएगा। तो सरफेस एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। डैट मीन्स कि मतलब उससे कितना ज़्यादा हीट लॉस और गेन हो रहा है, उससे हम पता लगा सकते हैं सरफेस एरिया से। उसके बाद इसका यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, जैसे स्मॉल बर्ड्स, एनिमल्स और जितने भी वो हैं, तो उनका क्या होता है, उनका सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम से रिलेटिव काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कम हो मतलब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट लॉस या गेन कर पाते हैं। सो आप ये मत समझिए कि स्मॉल बर्ड्स हैं तो उनका सरफेस एरिया कम होगा। मतलब अगर आप वॉल्यूम से उसको रिलेट करें तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम तो कम होता है लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इसलिए वो हीट लॉस और गेन बहुत जल्दी कर लेती हैं, जो एनिमल्स जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं। इसलिए पोलर एरिया में आपको रेयरली ही छोटे बर्ड्स मिलेंगे। आपको छोटे बर्ड्स, आप पोलर एरिया में चले जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो आपको वहाँ पे स्मॉल बर्ड्स या एनिमल्स दिखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा हीट को या ज़्यादा कोल्ड को वो मतलब हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, सो उनकी डेथ हो सकती है। जो थर्ड पॉइंट है वो है माइग्रेट। जैसे कि आपका टेम्प एबायोटिक फैक्टर्स कोई ऐसा आया और वहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, सो वहाँ पे क्या होता है, हम माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट का मतलब हो गया मूव टू फेवरेबल एरिया। जैसे साइबेरियन क्रेन्स हैं, साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं वो साइबेरिया टू क्यूलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में माइग्रेट कर जाते हैं। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं वो साइबेरिया क्यूलाडो नेशनल पार्क से भरतपुर राजस्थान में आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइबेरिया में ठंडी आ जाती है, सो वो ठंडी से बचने के लिए राजस्थान में आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे आप राजस्थान में जाएंगे ना भरतपुर नेशनल पार्क में, तो आपको वहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिलेंगे। सो वो माइग्रेट करके आए हुए थे, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर वो वहाँ से फिर अपने ओरिजिनल प्लेस पे चले जाते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं सस्पेंड। सस्पेंड का जो हो जाएगा, सबसे सस्पेंड का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के लिए खुद को सस्पेंड कर देना। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया या कम हो गया, ठीक है, वैसे कंडीशन में कुछ एनिमल्स क्या करते हैं ना कि खुद के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको रोक देते हैं, मतलब कुछ करते ही नहीं है। जैसे उनको जैसे ठंडी बढ़े या घटे कुछ होगा ही नहीं उनके बॉडी को, क्योंकि वो मेटाबॉलिक प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कुछ सीड्स हैं प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी एक ऐसा स्टेट होता है कि मतलब वहाँ पे सीड ग्रो ही नहीं कर रहा है। बाहर कितना भी कोई ख़राब कंडीशन है, गंदा कंडीशन है, कुछ भी है, सीड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो सस्पेंड कर दिया है खुद को। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि खुद को लाइफ जीने से रोक लेना। मतलब ऐसा नहीं कि वो मर गया है, वो मरा नहीं है, बट वो सस्पेंड कर दिया है खुद को। ठीक है, उसके बाद इसमें भी 2-3 एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना है। जैसे हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में क्या होता है, विंटर स्लीप होता है कि वो ठंडी भर सोए ही रह जाते हैं। जैसे बोरोज़ में जाके वो ठंडी भर सोए रह जाएंगे, तो बाहर कितनी भी ठंडी पड़े उनको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो हाइबरनेशन में चले गए हैं मिट्टी के अंदर। जैसे कि बियर करते हैं साहब, बियर जब बहुत ज़्यादा ठंडी आती है तो वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं। ठीक है, एस्टिवेशन हो जाएगा समर स्लीप। समर स्लीप मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वो समर स्लीप में चले जाएंगे मिट्टी के अंदर। जैसे कि जितने स्नेल्स हैं कुछ और कुछ फिश हैं वो एस्टिवेशन कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका डायापॉज। डायापॉज होता है जैसे समुद्र में जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, वो एक ऐसा स्टेज है कि वो अपने डेवलपमेंट को रोक देते हैं। सो अगर बाहर कंडीशन ख़राब हो गया पानी का, सो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपना
सस्पेंड कर दिए हैं, डायापॉज कर दिए हैं। सो जितने भी कुछ जू प्लैंक्टन्स है वो स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट में चले जाते हैं। सो ये मेरे को बड़ा अच्छा आइडिया लगता है कि बाहर कंडीशन ख़राब हुआ, खुद को रोक दो, मतलब सस्पेंड कर दो, तो कोई मतलब ही नहीं। जब कंडीशन अच्छा हो जाए तो फिर से अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट कर दो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जैसे कि हो जाएगा कि एडेप्टेशन जैसे मोर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। जैसे किसी हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म कैसे खुद को अडेप्ट कर रहा है, उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैसे वो अडेप्ट कर रहा है खुद को। जैसे कंडीशन ख़राब हुआ, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, सो वो मोर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बिहेवियरल एट्रीब्यूट से खुद को कैसे अडेप्ट कर रहा है, उसमें हम लोग को यही सब पढ़ना है। ठीक है। सो कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको लर्न करना है। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनाया है, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है। सो एनसीईआरटी का सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है कंगारू रैट। कंगारू रैट जो होता है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और वो क्या करता है, जैसे अपने मतलब पेट के अंदर, ठीक है, वो जैसे वो जो पानी होता है, जैसे जैसे मान लीजिए वो पेट के अंदर अपने फैट ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपना वो पानी वहीं से ले लेगा जो ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, तो उसको बाहर से पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपना जो पानी है वो वहीं से ले लेगा। और ये क्या करता है, इट कैन कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन, अपनी यूरिन को क्या करता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देता है। सो पानी लॉस, जो वाटर लॉस है उसको वो बचा लेता है कंगारू रैट। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है डेजर्ट प्लांट। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं कि कैसे खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो डेजर्ट प्लांट्स का है। जैसे कुछ थिक क्यूटिकल हैं। डेजर्ट प्लांट्स पे क्या होता है, डेजर्ट में क्या होता है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सनलाइट है, बहुत गर्मी है, पानी नहीं है, तो वहाँ के प्लांट्स बहुत चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने लीफ के ऊपर, पत्तों के ऊपर बहुत एक मोटा सा थिक क्यूटिकल लेयरिंग बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनके स्टोमाटा से ट्रांसपेरेशन नहीं हो पाता है, और पानी जो पानी का लॉस होता है वो बच जाता है आराम से। और वो क्या करते हैं, खुद के स्टोमाटा को बहुत ज़्यादा ऐसे सनकिन बना लेते हैं। सनकिन बनाने से क्या होता है कि वहाँ से वाटर लॉस नहीं हो पाता है स्टोमाटा से, लीफ से। सो ये भी एक क्या है, एडेप्टेशन है। वहाँ पे वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैम, कैम प्रोसेस। कैम एक फोटोसिंथेटिक पाथवे है दैट इनेबल्स स्टोमाटा क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब डे टाइम में ही ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन होता है, वाटर लॉस होता है जो प्लांट्स होते हैं। तो वो कैम एक ऐसा फोटोसिंथेटिक पाथवे है जिससे कि वो खुद के स्टोमाटा को दिन में बंद कर लेते हैं और कोई वाटर लॉस होता ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है वो ओपियंसिया का दिया है। ओपियंसिया एक प्लांट है, तो उसके जो लीफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका रिड्यूस होकर वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कांटे में कन्वर्ट होकर क्या होता है कि उनसे वाटर लॉस नहीं हो पाता है, और फोटोसिंथेसिस बाय फ्लैटेंड स्टेम, और इनका जो ओपियंसिया का जो स्टेम होता है वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है, और इसको हम लोग फाइलोक्लैड बोलते हैं, जो कि हम लोग मॉर्फोलॉजी चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में, एनसीईआरटी में, वो है एलेंस रूल। एलेंस रूल में कैसे अडेप्ट करते हैं वो पढ़ना है। जैसे कुछ मैमल्स होते हैं कोल्ड क्लाइमेट के, जैसे कि वो क्या करते हैं ना कि उनका बहुत ज़्यादा छोटा कान होता है और बहुत ज़्यादा हाथ पैर उनके बहुत छोटे होते हैं, ताकि क्या हो, ताकि उनका हीट लॉस ना हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडी में वो आप देखेंगे कि आप जब बहुत ज़्यादा ठंडी इलाके में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ के जो मैमल्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा स्मॉल ईयर्स एंड स्मॉल लिम्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और, दो तीन एग्जांपल और है। जैसे सील्स है। सील्स एक एक्वाटिक मैमल है, पोलर सीज में पाया जाता है। उसके पास ब्लबर होता है। तो ब्लबर से क्या होता है ना कि वो अपने जो मतलब उसके उसके जैसे लेयर ऑफ फैट बिलो स्किन टू रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। उसके स्किन के नीचे एक मतलब फैट का लेयर होता है, उससे क्या होता है, हीट हीट लॉस नहीं हो पाता है। सो आप देख रहे हैं भगवान ने कैसे सारे मतलब क्रिएचर्स को बनाया है कि अगर बाहर कंडीशन ख़राब भी हो जाए तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है डेजर्ट लिजार्ड का। उसमें क्या होता है कि वो खुद को बिहेवियरल एडेप्टेशन करता है। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडी आ गई या बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, ठंडी आ गई, तो वो खुद को बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स, जब टेम्परेचर कम होगा तो वो जाके जो लिजार्ड है वो सन में, धूप में ऐसे सो जाएगा। सो उससे उसको गर्मी लगेगी।
जो नेक्स्ट है कि मूव इन शैडो टू एस्केप हीट, और बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो वो शैडो में भी चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, जैसे कि वो भी एक एडेप्टेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं अल्टीट्यूड सिकनेस। अल्टीट्यूड सिकनेस का है कि ड्यू टू लो ऑक्सीजन at high altitude we experience nausea, fatigue and heart palpitation। आपको पता होगा, ये बताने वाली बात नहीं है, जब आप बहुत ज़्यादा आप माउंटेनिंग करते हैं, आप हील्स पे जाते हैं, सो वहाँ पे कुछ लोग आप देखते होंगे कि नाक से ब्लड आने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे हमारा अल्टीट्यूड बढ़ता है ना, सो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, और इसकी वजह से कुछ बीमारी होने लगता है, जैसे नोज़िया होने लगता है, फटीग होने लगेगा, दिल में बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ट पल्पिटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद तो इसका एडेप्टेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, उसका भी दिया हुआ है। जैसे कि वहाँ पे जैसे 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 आप ऊपर जाएंगे ना, तो आपका आरबीसी प्रोडक्शन जो होगा वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि आरबीसी ही ऑक्सीजन को होल्ड करता है ना। तो जितना ज़्यादा आपके बॉडी में आरबीसी होगा, रेड ब्लड सेल होगा, उतना ज़्यादा आप ऑक्सीजन को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, आपके ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, तो आप खुद में एक्सपीरियंस करेंगे कि वो इंसान ज़्यादा ज़्यादा तेज़ तेज़ ब्रीथ करने लगता है, जिससे कि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। और थर्ड है कि बाइंडिंग एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन सेल्स डिक्रीजेज। सो ये तीनों आपको फैक्टर याद रखना है, ठीक है, अल्टीट्यूड सिकनेस में, बिकॉज ये तीनों फैक्टर आपको दे के एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, और बस अभी ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रीडेशन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब ही है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसे दो ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में उनका इंटरेक्शन कैसा है, हमको वो पढ़ना है। जैसे अगर वो दोनों साथ में रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं, उसमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रीडेशन। प्रीडेशन में आ जाएगा, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस साइन से आपको ये बता, प्लस से आप ये समझ लीजिए कि फ़ायदा, और निगेटिव से नुकसान। तो अगर दो ऑर्गेनिज्म है प्रीडेशन में, तो एक को क्या होगा, फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रीडेशन में, जैसे आपका एग्जाम्पल, इसमें आपको तीन या चार एग्जाम्पल इसमें पढ़ना है। जैसे प्रिकली पियर कैक्टस, ये इंट्रोड्यूस हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और इसके इंट्रोड्यूस होने की वजह से ये इतना ज़्यादा, ये कैक्टस मतलब बढ़ गया, बहुत ज़्यादा जगह में स्प्रेड कर गया, और इस कैक्टस को कंट्रोल नहीं कर पाया जा रहा था, और ये कैक्टस इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि जो दूसरे वहाँ पे प्लांट्स थे वो अफेक्ट हो रहे थे। यहाँ पे कैक्टस का तो जो आया था प्रिकली पियर कैक्टस, उसका तो फ़ायदा हो रहा था, जो लेकिन जो दूसरे वहाँ पे पहले से जो कैक्टस थे या जो भी थे, वो उनका नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो उनके उनके ऊपर वो कर रहा था। सो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे मतलब पहले से एक कैक्टस फीडिंग मॉथ को लाया गया, जो वो मॉथ क्या करता था, कैक्टस को खा जाता था। तो वो जितने भी कैक्टस जो बढ़ रहे थे उनको वो खा खा के कंट्रोल किया। सो ये एक प्रीडेशन है कि जो कैक्टस आया वो दूसरे कैक्टस को खाने लगा था। सो ये एक प्रीडेशन है, और इसको कंट्रोल कैसे किया गया, कैक्टस फीडिंग मॉथ से। अब आपका आता है प्रीडेशन हेल्प्स टू लोअर कंपटीशन अमंग प्रे। तो ऐसा नहीं है प्रीडेशन एक ख़राब ही चीज़ है। जैसे प्रीडेशन से क्या होता है ना, कि वो आप कंपटीशन मतलब कि इट हेल्प्स टू लोअर कंपटीशन अमंग प्रे। प्रे में कंपटीशन को कम करता है। प्रीडेटर क्या होता है, जो दूसरे को खा जाता है, और प्रे क्या होता है, जिसको खाते हैं उसको प्रे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रे हैं, 4-5 प्रे हैं, उनके बीच में कोई रिसोर्स के लेके बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो जो प्रीडेटर होगा वो कुछ प्रे को खा जाएगा, जिससे कि खा जाएगा तो उनके बीच में कंपटीशन कम हो जाएगा। सो प्रीडेशन एक तरह से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। उसके बाद है इन अमेरिका पैसिफिक कोस्ट, वहाँ से क्या किया गया, कुछ स्टारफिश डिजास्टर को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और जिससे कि क्या हुआ कि मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए, वहाँ से ये एक्सटिंक्ट हो गए। सो प्रीडेशन का यहाँ पे फ़ायदा बताया जा रहा है कि अगर आप स्टारफिश डिजास्टर को अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट से हटा लिया गया, सो वहाँ पे 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। सो अगर आप प्रीडेटर को हटा देंगे तो हो सकता है प्रे एक्सटिंक्ट कर जाए, ठीक है। अब देखिए, प्रे स्पीसीज डेवलप डिफेंस मैकेनिज्म। अब प्रे कौन होते हैं, प्रे जिसको खा जाता है, जो प्रीडेटर जो होता है वो प्रे को खा जाता है, तो प्रे क्या करेगा, खुद को बचाने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म तो लाएगा ना, कि जैसे वो खुद को बचा सके। तो सबसे पहले आता है कॉमोफ्लेज। कॉमोफ्लेज में मतलब जैसे आर्मी में आप जानते होंगे, आर्मी में क्या होता है कि वो ग्रीन ग्रीन कलर का ड्रेस पहनते हैं और वो घास में छिप जाते हैं, जिससे कि जो एनिमी होता है वो देख नहीं पाता है, वैसे ही प्रे करता है, कॉमोफ्लेज कर लेता है। जैसे अगर
जैसे वो खुद की बॉडी को ग्रीन कलर, जैसे मेढक करते हैं ऐसा शायद, तो वो खुद की बॉडी को ग्रीन या ऑलिव या कुछ ऐसे कलर में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे कि वो छुप जाएँ और दिखे ना, जो प्रीडेटर होते हैं उनको ना दिखें। सो ये बच जाते हैं और इनको प्रीडेटर खा नहीं पाते हैं। या फिर वो खुद को बहुत ज़्यादा पॉइज़नस बना लेते हैं। पॉइज़नस मतलब अगर वो उनको खाने आएगा भी तो खा के मर जाएगा, और खा के मरने की वजह से फिर दोबारा कोई उसको खाएगा नहीं। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। उसके बाद जैसे मोनार्क बटरफ्लाई इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल, जैसे बटरफ्लाई होते हैं उनको प्रेडेटर खा जाते हैं, तो वो खा जाते हैं इसके लिए वो खुद को इतना ज़्यादा डिस्टेस्टफुल बना लेते हैं, उनके में कोई टेस्ट ही नहीं होता, बहुत गंदा खुद को टेस्टलेस बनवा लेते हैं, तो जिससे कि जो प्रेडेटर होता है उनको नहीं खाता है। उसके बाद है जो 25% जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो फाइटोफेगस है, मतलब कि जितने भी इंसेक्ट्स, कुछ 25% दुनिया में जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके 25% वो फाइटोफेगस है, मतलब प्लांट्स को खाते हैं। इसका फाइटोफेगस का मतलब होता है प्लांट्स को खाते हैं। अब आता है कुछ डिफेंस इन प्लांट्स। अभी हम लोग डिफेंस इन प्रे में पढ़े कि वो कॉमोफ्लेज, पॉइजनस और मोनार्क बटरफ्लाई। अब प्लांट खुद को बचाने के लिए क्या क्या डिफेंस करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है थॉर्न। थॉर्न मतलब कांटा, ठीक है। एकेसिया और कैक्टस वो क्या करते हैं ना, खुद की बॉडी में बहुत ज़्यादा थॉर्न ला लेते हैं, एकेसिया और कैक्टस, जिससे कि वो बच जाते हैं और उनको प्रेडेटर नहीं खा पाते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है केमिकल्स। जैसे कैलोट्रोपिस प्लांट है ना, वो बहुत ज़्यादा केमिकल रिलीज करता है और उस केमिकल की वजह से उसको भी प्रेडेटर नहीं खाते हैं। जैसे कि प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड की वजह से वो कैलोट्रोपिस बच जाता है, ठीक है। और जैसे कुछ प्लांट्स हैं वो खुद के डिफेंस के लिए निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकनीन, ओपियम, ये सारा कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेजर्स होते हैं और जो ब्राउज़र्स होते हैं वो उनके पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जैसे निकोटीन और कैफ़ीन है, ये पहले इसलिए प्रोड्यूस किया गया ताकि वो खुद को डिफेंस कर सके, लेकिन बाद में ह्यूमन इसको एक एज अ रिसोर्स देखने लगे और कैफ़ीन, निकोटीन इसका हम लोग यूज़ करने लगे। लेकिन पार्टिकुलरली ये जो प्रोड्यूस हुआ था वो सबसे पहले खुद को डिफेंस के लिए ही प्लांट्स प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ते हैं कंपटीशन। कंपटीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, दो लोगों में कंपटीशन होता है, और जब दो लोगों में कंपटीशन होता है तो वहाँ पे तो दोनों का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा नहीं होता है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं माइनस और माइनस। आपको ये साइन ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है साइन देके कि ये किसका है, प्रीडेशन का है। पहले हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़े, प्रीडेशन पढ़े। वहाँ प्रीडेशन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले प्लस और माइनस, मतलब एक का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान। जो प्रीडेटर होता है उसका फ़ायदा, और जो प्रे होता है जिसको प्रीडेटर खा जाता है उसका नुकसान, ठीक है। और कंपटीशन में सिंपल है, यहाँ दोनों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैन हैपन बिटवीन रिलेटेड और अनरिलेटेड, ये दो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है और अनरिलेटेड स्पीसीज में भी हो सकता है। ये ऐसा कोई पार्टिकुलर नहीं है कि रिलेटेड वाले जो होंगे उन्हीं में कंपटीशन होगा, कंपटीशन किसी में भी हो सकता है। सबसे पहला जो एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल मिलेगा वो है एबिंगडन टॉर्टोइज का। सो गैलापागोस आइसलैंड गेट एक्सटिंक्ट, गैलापागोस आइसलैंड में ये हुआ था, और ये जो एडिंगटन टॉर्टोइज थे गेट एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड। मतलब वहाँ पे जो गैलापागोस आइसलैंड है वहाँ पे कुछ बकरियों को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब गोट्स को वहाँ पे लाया गया, और जिसकी वजह से जस्ट 10 साल के अंदर वहाँ के जितने टॉर्टोइज थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिल रहा है, कंपटीशन। जो टॉर्टोइज थे और जो वहाँ पे गोट्स आई उनकी दोनों में कंपटीशन हुआ, और जो टॉर्टोइज था वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं बट अभी कंपटीशन का ही चलेगा। कंपटीशन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे इन सैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लैमिंगोज प्लस रेजिडेंट फिश, कुछ वहाँ पे फ्लैमिंगोज आई, ठीक है। और वहाँ जो पहले से जो मछलियाँ रह रही थी उन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, ये अमेरिका लेक्स की बात है, ठीक है। उन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ और वो कॉम्पीट किए किस लिए, एक कॉमन फूड था उनका जो जू प्लैंक्टन्स था, वो दोनों खाते थे, दोनों में कंपटीशन हो गया। सो ये एक कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल है। सो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रीडेटर का था या कंपटीशन का है। सो ये जो एग्जाम्पल है विजिटिंग फ्लैमिंगोज और रेजिडेंट फिश, ये जू प्लैंक्टन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंपटीशन, कंपटीशन को आखिर कहते क्या है। सो एक जो मेरे को बहुत अच्छा मतलब डेफिनेशन लगा
अच्छा लगा उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जैसे कॉम्पिटिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इट इज़ बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। जैसे इसके कहने का यही मतलब है कि जैसे एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और उसका वो पहले से बहुत ज़्यादा फिट है, ठीक है, और कोई दूसरा आ गया वो उससे कंपटीशन करने लगा, कंपटीशन करेगा, सो जो पहले से जो ऑर्गेनिज्म था उसका फिटनेस तो थोड़ा कम हो जाएगा ना, वो भी कंपटीशन करते करते। तो किसी दूसरे के आने की वजह से जब दूसरा अफेक्ट होने लगे, उसका जो मतलब उसका जो फिटनेस है वो डिक्रीज़ करने लगे, सो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपटीशन। सो दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव रिलीज। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ इफ़ अ सुपेरियर स्पीसीज इज रिमूव फ्रॉम एन एरिया द अदर इन्फेरियर स्पीसीज विल एक्सपेंड इट्स रेंज। जैसे कि कोई मान लीजिए पहले से, ये इसको एक एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले से कोई राजा है, वो राजा मर गया, या वो राजा वहाँ से चला गया बिना बताए कहीं और, सो जो वहाँ के मंत्री होंगे वो वहाँ पे अपना राज ला लेंगे ना। तो वैसे ही है कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब भी वैसे ही है कि अगर किसी एक का रिलीज हो गया उस एरिया से, जैसे जो कोई सुपेरियर है वो रिलीज हो गया, वहाँ से हट गया, तो जो वहाँ के अदर इन्फेरियर होंगे ना, जो जो पहले से छोटे होंगे, छोटे वाले स्पीसीज जो होंगे, वो अपना राज ला लेंगे और वो खुद को एक्सपेंड कर लेंगे वहाँ से। सो ये कंपटीशन का एक फैक्टर है जो कि आपको दिमाग में होना चाहिए। अब कॉर्नेल्स एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं। एक कॉर्नेल्स साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्कॉटलैंड के रॉकी सी पे, रॉकी सी कोस्ट पे स्कॉटलैंड में, ठीक है। इतना लर्न नहीं होना चाहिए कि स्कॉटलैंड में क्या था, अमेरिका, हाँ ठीक है, दिमाग में होना चाहिए, बट जो मेन आपका टॉपिक है वो बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए और ये कॉर्नेल्स नाम याद होना चाहिए। जैसे कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, एक बर्नैकल नाम का एनिमल था, ठीक है, तो जो इन्फेरियर वाला बर्नैकल था उसको चैथेमेलस बोलते थे, बर्नैकल चैथेमेलस। जो सुपेरियर वाला बर्नैकल था उसको बोलते थे बर्नैकल बैलेनस, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, जो सुपेरियर होता है वो डोमिनेट करता है इन्फेरियर पे। सो जो बर्नैकल बैलेनस होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो बर्नैकल बैलेनस होता है वो डोमिनेट करता है बर्नैकल चैथेमेलस पे, क्योंकि बर्नैकल चैथेमेलस इन्फेरियर है और बर्नैकल बैलेनस सुपेरियर है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद आता है गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये गॉज एक साइंटिस्ट है और उनका एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसमें क्या कहता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दैट कॉम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज can't coexist indefinitely and inferior species will be eliminated। इसमें गॉज ने बोला कि जैसे अगर दो स्पीसीज सेम रिलेटेड स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड हैं और वो अगर एक जगह रह रहे हैं, ठीक है, और वो किसी सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक ऐसा टाइम आएगा ही जब जब जो इन्फेरियर वाला होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा उस इन्वायरमेंट से, ठीक है। फिर इसके बाद लेकिन इन्हीं के अपोजिट में मैक अर्थर एक साइंटिस्ट आते हैं। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट का कंपटीशन में आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कॉर्नेल्स का जो बर्नैकल का बताए थे कि बर्नैकल बैलेनस बर्नैकल चैथेमेलस पे डोमिनेट करता है। उसके बाद गॉज का प्रिंसिपल, गॉज ये बताते हैं कि दो ठो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं वो मतलब क्या होता है कि वो एक साथ नहीं रह सकते हैं अगर वो दोनों में कंपटीशन है और वो दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। लेकिन जस्ट इनके अपोज में एक साइंटिस्ट आते हैं मैक अर्थर, वो बताते हैं रिसोर्स पार्टनरिंग। वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी है ना तो वो साथ में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। जैसे वो एक एग्जांपल देते हैं वार्बलर्स एक आई थिंक एक मतलब बर्ड्स हैं, तो वो उनके 5 स्पीसीज़ हैं, ठीक है, 5 तरह के वार्बलर्स हैं और वो एक ही एरिया में रहते हैं। और जैसे एक पेड़ है ना, उस पेड़ पे जैसे मतलब वो क्या करते हैं ना कि वो अपना टाइम को डिवाइड कर लिया है। देखो यहाँ पे लिखा है मैक अर्थर शो डैट 5 स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन सेम ट्री को एग्जिस्ट अवॉइडेड कॉम्पिटिशन बाय अडेप्टिंग डिफरेंट फॉरजिंग टाइम। वो खुद का जो खाने का टाइम है ना उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, इसको भी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 5 बच्चे हैं, ठीक है, और पाँचों भाई बहन हैं, ठीक है, और पाँचों भाई बहन में खाने को लेके बड़ा लड़ाई होता था। तो वो पाँचों ने एक आइडिया निकाला कि तुम सुबह में खा लेना, दूसरा वाला थोड़े देर बाद 10 बजे खा लेगा, तीसरा वाला 3 बजे खा लेगा, चौथा वाला
जाके शाम को खा लेगा और लास्ट 5वां वाला रात में खा लेगा। इनसे क्या होगा कि कॉम्पिटिशन नहीं होगा पाँचों में, सबका खाने का टाइम टाइम बदल गया तो दोनों पाँचों में कॉम्पिटिशन नहीं होगा। सो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि अगर सेम स्पीसीज भी हैं तो वो खुद के खाने का टाइम को डिवाइड कर लेते हैं और वहाँ पे एडप्शन उसी टाइप से कर लेते हैं। सो इनके में कॉम्पिटिशन नहीं होता है और ये ट्रू भी है, ऐसा देखा भी गया है, ऐसा पाया गया है कि ऐसे कुछ एनिमल्स करते हैं जो कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए अपने फॉरेजिंग एक्टिविटी को मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में बांट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं पारासिटिज्म। पारासिटिज्म में क्या होता है? पारासिटिज्म जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान। पारासिटिज्म भी सेम वैसा ही है, प्रीडेटर जैसा। ठीक है, यहाँ पे भी एक को फ़ायदा होता है पारासिटिज्म में और दूसरे को नुकसान होता है। देखिए यहाँ पे है पारासाइट्स लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को, मतलब ये खाते नहीं है, जाके उनके साथ रहते हैं। ठीक है, या तो उनके अंदर रह सकते हैं या उनके बाहर रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वो अपने बॉडी का कुछ जैसे अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है उसको लॉस कर देंगे। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो वो जैसे पारासिटिज्म है, तो जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में आप जानते होंगे कुछ लीवर फ्लूक्स आ जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े आके हमारे बॉडी के अंदर पेट में, आप देखते हैं ना, लोग बोलते हैं पेट में कीड़ा हो गया है, आखिर वो क्या है? वो पारासिटिज्म का ही एग्जाम्पल है। वो हमारे बॉडी में आ गया है और हमारे बॉडी में आके हमारा ही न्यूट्रिएंट्स खा रहा है, हमारा ही ब्लड सक कर रहा है और खुद कुछ भी नहीं कर रहा है। सो वो एक तरह का पारासिटिज्म है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे बॉडी में घुसा है वो उसको तो फ़ायदा हो रहा है तो उसको पॉजिटिव से दिखाएंगे, और हमारा क्या हो रहा है, हमारा तो बॉडी ख़राब हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो रहा है, हमारा वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, हमें तो नुकसान हो रहा है। सो हम अपने आप को निगेटिव से दिखाएंगे। तो जो हमारे बॉडी के अंदर आता है ना, वो क्या करता है कि वो उसका जितना भी सेंस ऑर्गन होता है उसको लॉस कर देता है, क्योंकि उसको अब सेंस ऑर्गन का काम ही क्या है, उसको क्या अब सेंस करना है, वो तो हमारे बॉडी में आराम से घुस के मज़े कर रहा है, उसको सेंस ऑर्गन का काम ही नहीं है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स। और क्या करता है, जैसे कुछ एडेसिव एडेसिव मतलब चिपकाऊ, और सकर्स मतलब सक करने वाला कुछ ऐसा ऑर्गन को वो और ज़्यादा अपने बॉडी में मतलब ला लेता है, प्रेजेंस कर लेता है, जिससे कि हमारी बॉडी में सक कर सके। सकर्स लिखा है ना, शक्कर मतलब कि ऐसे, मतलब जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर जाके वो हमारे यूट्रस में जाके चिपक जाए और वहाँ पे सक करने के लिए उसके पास कुछ ऑर्गन होना चाहिए ना, कि वो न्यूट्रिएंट सक करे, ब्लड सक करे, जो भी है उसको सक कर सके। सो वो कुछ कुछ मतलब एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स को अपने बॉडी में मतलब इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद है लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वो खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस कर देता है। कितना चालाक है, क्योंकि अब उसको डाइजेशन करने का मतलब ही क्या, वो तो बना बनाया खाना हमारे पेट से खा ले रहा है, उसको अब तो डाइजेशन करना ही नहीं है। वो खुद में क्या करता है कि वो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ला लेता है, जैसे कि वो अंदर ही इतना चालाक है, माय गॉड। मतलब वो क्या करता है कि खुद को बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करने लगता है, ताकि वो अपना स्पीसीज अंदर ही अंदर पेट के अंदर बढ़ा लेता है, जिससे कि वो हमला कर सके। बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना, ज़्यादा रहेंगे ज़्यादा अच्छे से हमला करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है ह्यूमन लीवर फ्लूक। ये क्या करता है, इसको दो हॉस्ट चाहिए, पहला फिश दूसरा स्नेल। ठीक है, अब हम देखते हैं पारासाइट्स हार्म द होस्ट बाई। तो जो पारासाइट्स होते हैं और हम क्या होते हैं, हॉस्ट होते हैं ना, हम उनके लिए हॉस्ट होते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी में रहते हैं तो हमको हॉस्ट बोला जाएगा, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो आते हैं उनको पारासाइट बोला जाता है। तो पारासाइट रिड्यूस सर्वाइवल ऑफ हॉस्ट। जो हॉस्ट का सर्वाइवल होता है, हमारा सर्वाइवल तो रिड्यूस करते हैं ना टाइम टू टाइम। अगर ज़्यादा दिन तक हमारे पेट में रह गए तो क्या करेंगे, हमारे सर्वाइवल को लॉस्ट करेंगे, धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हमारे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कम कर देंगे। हमारे बॉडी को बहुत तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिड्यूस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हॉस्ट, और धीरे धीरे हमारा डेथ भी हो सकता है। आप नहीं देखते, मतलब बहुत लोगों का ऐसे, मतलब हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पारासिटिज्म की वजह से डेथ भी हो जाता है। सो हमारे पॉपुलेशन को घटा भी रहे हैं ये। मेक इट फिजिकली वीक, वो हमको फिजिकली वीक भी कर देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब कर देते हैं, हमें कोई भी बीमारी और जल्दी हो सकता है। अब देखिए पारासाइट दो तरीके का होता है ना, हम पहले ही पढ़ें कि वो हमारे बॉडी के अंदर रह सकते हैं और हमारे बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं। जैसे कि हमारे बाल में जो जो बाल में हमारे जो क्या बोलते हैं, जू हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक तरह का क्या है, पैरासाइट ही है। हमारे ब्लड को तो सक करता है ना, तो वो कौन सा पैरासाइट है, वो एक्टो पैरासाइट है। मतलब वो बाहर ही रहता है, ऊपर, हमारे बॉडी के अंदर नहीं घुसता है। ठीक है, बाहर से ही जो जू होते हैं बालों में, वो हमारे ब्लड को सक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, और मज़े में रहते हैं सर पे।
तो वो एक एग्ज़ाम्पल है एक्टोपैरासाइट का। तो वो क्या होता है यहाँ पे, फ़ीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट, हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे होस्ट वो फ़ीड करते हैं। जैसे हमारा एग्ज़ाम्पल आ गया लाइस ऑन ह्यूमन्स, टिक्स ऑन डॉग्स, कोपोपॉड ऑन मरीन फिश, कस्कुट्टा ऑन हैज़ प्लांट। ये चारों 5 एग्ज़ाम्पल लर्न होना चाहिए। और क्योंकि ना इस चैप्टर में मतलब एग्ज़ाम्पल ज़्यादा अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्पल्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं इस चैप्टर में। जैसे कसकुट्टा क्या होता है, कसकुट्टा एक प्लांट है, कसकट्टा कसकट्टा जो भी बोलते हैं, एक प्लांट है। वो क्या करता है ना, अपना क्लोरोफिल लॉस्ट कर देता है। और क्या करता है, जिस प्लांट पे वो रहता है ना, उसके क्लोरोफिल से मतलब फूड को ले लेता है और खुद के क्लोरोफिल का यूज ही नहीं करता है। सो दुनिया में भी कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस दूसरे पे हमला करते हैं और दूसरों का खून पीते हैं, दूसरों का न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और बहुत चालाक होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है एंडोपैरासाइट। तो अभी जो हमने पढ़ा वो था एक्टोपैरासाइट, जो कि मतलब बॉडी के ऊपर रह रहे हैं और अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। और एक होता है एंडोपैरासाइट जो डायरेक्ट बॉडी के अंदर ही घुस जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लिव इनसाइड द होस्ट, वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि कुछ लिव इन लीवर, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे लीवर में घुस जाते हैं, किडनी में घुस जाते हैं, लंग्स में घुस जाते हैं, आरबीसी में घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे रह के खुद न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, मतलब और हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे नुकसान पहुँचाते हैं। और उनका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनके में एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन हो जाता है। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन का यहाँ पे कहने का मतलब यही है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि वो खुद को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंस ऑर्गन को लॉस कर देते हैं और बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी लॉस कर देते हैं। तो उनके में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल यहाँ पे ब्रूड पैरासिटिज्म का दिया है। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है ये भी समझ में आना चाहिए। ब्रूड पैरासिटिज्म एक ऐसा पैरासिटिज्म है जिसमें क्या होता है कि जैसे एक बर्ड है, वो क्या करती है, पार्सिटिक बर्ड ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ होस्ट। जैसे कोई बर्ड है, वो किसी और के नेस्ट में जाके अपना एग, मतलब अपना जो नेस्ट, अपना जो एग है वहाँ पे जाके छोड़ देती है। और जो दूसरा, जैसे जो दूसरा एनिमल है ना, जैसे मान लीजिए एक बर्ड है, आपको बताते हैं क्रो। वो क्रो क्या करता है, अपना एग ले जाके कुक्कू कोयल के नेस्ट में छोड़ देता है। और उससे क्या होता है कि वो कुक्कू कोयल उसको अपना समझ के उसको मतलब उसका देखभाल करता है। और एक ब्रूड पैरासिटिज्म है, मतलब पता भी नहीं लगता है और उसका काम भी हो जाता है। वो अपना बर्ड ले जाके दूसरे दूसरे बर्ड के एग में रख देता है और उससे वहाँ पे उनका डेवलपमेंट जो दूसरी वाली ऑर्गेनिज्म होती है वो कर देती है। और इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। और ये आपको देखने को मिलता है कुक्कू कोयल कोयल में और एक क्रो, ठीक है, कौवा में। अब है जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म को हम दिखाते हैं प्लस और जीरो से। प्लस मतलब एक का फ़ायदा और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना दूसरे का ना कोई फ़ायदा हो रहा है, ना दूसरे का कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा कॉमर्शलिज्म में। सबसे पहले आ गया ऑर्किड। ऑर्किड का हो जाएगा ग्रोइंग ऑन एपीफाइट ऑन मैंगो, बर्नैकल ऑन बैक्स ऑफ वेल्स, कैटल ईग्रेट्स एंड ग्रोइंग कैटल, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बोले, इसमें एक का फ़ायदा होता है और दूसरे का नुकसान होता है। दूसरे का कुछ भी नहीं होता है, सॉरी, दूसरे का कुछ भी नहीं होता है, दूसरे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर रह रहा है उसका फ़ायदा होगा, लेकिन जिसके ऊपर वो रह रहा है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना उसका फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लर्न होने चाहिए। अब जो लास्ट टॉपिक वो है म्यूचुअलिज्म। इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। और इसमें क्या होता है ना, दोनों का फ़ायदा होता है म्यूचुअलिज्म में, इसलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स है, जैसे लाइकेंस, माइकोराइजा, युक्का मॉथ रिलेशन, फिग ट्री एंड वास्प, ऑर्किड्स एंड बीज। अब इन सारे एग्जांपल में आप ये सब मेरे को लगता है पहले से पता होगा, क्योंकि देखिए लाइकेंस का क्या होता है, दो लोगों का एसोसिएशन होता है, फंगस और अलगी का। ये फंगस और अलगी एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। और आपको देख के लगेगा भी नहीं लाइकेंस को कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो ये एक म्यूचुअलिज्म है, जैसे बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअलिज्म है जो दोनों का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है माइकोराइजा का, यहाँ पे फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जो हायर प्लांट के रूट्स होते हैं उनके में जाके फंजाई चिपक जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये माइकोराइजा का एग्जांपल हो गया। इसमें क्या होता है,
जैसे अब उसके बाद कुछ दिया है, जैसे प्लांट रिवॉर्ड्स नेक्टर पॉलन टू एनिमल फॉर सीड डिस्पर्शन एंड पॉपुलेशन। चीटर्स पॉलन रॉबर्स टेक रिवॉर्ड्स बट डू नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन। ये यहाँ पे कहने का मतलब है कि कुछ प्लांट होते हैं, वो एनिमल्स को, मतलब जैसे कुछ प्लांट्स क्या करते हैं ना, रिवार्ड्स देते हैं एनिमल्स को नेक्टर या पॉलन के फॉर्म में, और वो सोचते हैं कि ये जो एनिमल होगा वो उनका पॉलिनेशन करवा देगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ एनिमल्स हैं, चीटर्स जिनको बोलते हैं या फिर पॉलन रॉबर्स बोलते हैं, वो पॉलन भी ले लेते हैं, नेक्टर भी ले लेते हैं, और इन रिटर्न पॉलिनेशन भी नहीं कराते हैं, ठीक है। ये बीच में एक दिया हुआ था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वो है यूका एंड मॉथ रिलेशन। यूका एंड मॉथ कभी भी साथ में ही रहते हैं। मॉथ ले एग्स इन फ्रूट्स ऑफ यूका एंड लार्वा इट्स द सीड। ये कभी भी इनका रिलेशन आपको, यूका एंड मॉथ बहुत सुना होगा आपने। अब है नेक्स्ट है फिग ट्री एंड बास्ट, एंड लास्ट है ऑर्किड एंड बीच। ये हमेशा साथ में आपको देखने को मिलेंगे। अब एक यहाँ पे बड़ा फनी सा एक आपको देखने को मिलेगा, मेडिटेरियन ऑर्किड। ये क्या करता है ना, मेडिटेरियन ऑर्किड, ये क्या करता है ना, ये सेक्सुअल डिसीट का यूज़ करता है। और वो क्या करता है ना, अपने पेटल को, जो उसके पौध मतलब प्लांट्स के, उसके जो प्लांट्स का जो पेटल होता है, उसको फीमेल बी की तरह रिजेंबल करता है। और फीमेल बी, जो फीमेल मेल होता है ना, जो मेल होता है, मेल बी होता है, वो उसको लगता है कि अरे यार ये तो फीमेल बी है, और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और वो उसे कॉपुलेशन करने के लिए, सूडो कॉपुलेट करने के लिए उस पेटल के पास जाता है। लेकिन जब वो जाता है वहाँ पे स्टिक हो जाता है, तो उसको बाद में पता चलता है अरे यार ये तो कोई फीमेल बी है ही नहीं, वो तो बस एक पेटल है। वो ऑर्किड ऑर्किड जो प्लांट है उसका नॉर्मल सा पेटल है, वो कोई फीमेल भी नहीं है। लेकिन ऑर्किड वो अपने पेटल को ऐसे रिजेंबल कराती है जैसे कि वो कोई बी हो, मतलब फीमेल बी हो। और मेल बी यहाँ पे बेवकूफ़ बन जाता है वो, क्योंकि जाता तो है वो सूडो कॉपुलेट करने के, कॉपुलेशन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसका कॉपुलेशन हो नहीं पाता, इसलिए इसको सूडो कॉपुलेट्स बोलते हैं। और यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है ऑर्किड का, क्योंकि वो जो मेल बी गया होता है, वो वहाँ से स्टिक करके जब दूसरे पे जाता है, सो वहाँ पे मतलब पॉलिनेशन हो जाता है, और यहाँ पे फ़ायदा ऑर्किड का हो जाता है। सो इफ़ फीमेल बी चेंजेस इट्स अपीयरेंस, ऑफरेज विल को इवॉल्व एंड चेंज इट्स पेटल। सो दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स तो नहीं लगाया है अभी तो, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, और आगे भी देखते हैं what will I do, and so yeah, thank you all for watching this video.